भारत वास्तव में तानाशाही की ओर गिर रहा है? क्या मोदी सच में पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप या इंदिरा गांधी की सत्तावादी प्रवृत्ति रखते हैं? हमने ये हमेशा से सुना है कि राजनीति में पिसता देश का नागरिक ही है। आज सोशल मीडिया पे एक अलग ही क्रांति लाने की कोशिश की जा रही है। इनके अकॉर्डिंग केजरीवाल पकड़ा गया तो डिक्टेटरशिप और छूट जाए तो जस्टिस। लेकिन एक पार्टी को गलत साबित करने के लिए सर से एड़ी तक का जोर क्यों लगाया जा रहा है और ध्रुव राठी का इससे क्या लेना देना है? ध्रुव राठी सन 2015 से ही आम आदमी पार्टी का सपोर्टर है। इस बात की पुष्टि उसके खुद के फेसबुक पोस्ट करते हैं, जो आपको आज भी उसके फेसबुक पेज पर दिख जाएंगे और कुछ मैं आपको दिखा देती हूँ। बात करते हैं कि केजरीवाल को जमानत क्यों नहीं मिल रही। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का कानून स्पेसिफिकली कहा जाए तो 2018 में जो इस कानून में अमेंडमेंट करी गई थी मोदी सरकार के द्वारा, इस अमेंडमेंट में सरकार ने बेल की कंडीशंस बदल दी, बेल लेने को और मुश्किल बना दी। कुछ भी पीएमएलए एक्ट सन 2012 से ही सख्त कानून है। तब भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नॉन बेलेबल था। सन 2018 में इसमें बस ये जोड़ा गया कि अदालत को विश्वास करना होगा कि आरोपी दोषी नहीं है और जमानत के दौरान आरोपी द्वारा अपराध करने की कोई आशंका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस अमेंडमेंट को सही माना है। कुछ मामले ऐसे भी हैं जिसमें बेल भी दी जा चुकी है, क्योंकि बेल उनके लिए मुश्किल है जिनको कोर्ट खुद जमानत देने लायक ना समझे ईडी के तर्क सुनने के बाद। और केजरीवाल खुद बोल चुके हैं कि विजय नायर उनके कैबिनेट मंत्रियों अतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। कुछ लोग ईडी को बायस्ड बोल रहे हैं, तो ईडी को बायस्ड बोलने वालों से मेरा एक सवाल ये भी है कि जेल तो उसे हाई कोर्ट ने भेजा है ना, इसका मतलब कोर्ट भी बायस्ड है। चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि कोर्ट भी बायस्ड है, लेकिन अगर केजरीवाल ऑनेस्ट हैं तो उन्होंने 9 समन्स को इग्नोर क्यों किया? जो लोग समन्स का मतलब नहीं जानते, मैं उन्हें बता दूं, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कोर्ट इशू करता है किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश। ईडी ने अक्टूबर से लेकर मार्च तक 9 समन्स इशू किए, लेकिन दिल्ली के सीएम द्वारा इनको नजरअंदाज कर दिया गया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि वो सीएम है, टाइम नहीं मिला होगा। एक समन के लिए उनके पास टाइम नहीं था, लेकिन ईडी के 2 टॉप ऑफिसर्स के 150 पेज की क्रूशियल इंफॉर्मेशन निकालने का टाइम था। ये 150 पेजेस का डॉक्यूमेंट केजरीवाल के रेजिडेंस पर क्या कर रहा था? आम आदमी पार्टी सत्ता में इसलिए आई थी क्योंकि देश के नागरिकों को इनसे बहुत उम्मीदें थी कि ये युवा व्यक्ति केजरीवाल शासन में क्रांति लाएंगे। सीएम के रूप में केजरीवाल भारत की राजधानी में बहुत कुछ कर सकते थे। दिल्ली पूरी तरीके से रहने लायक नहीं है क्योंकि केजरीवाल ने बातें बहुत की और काम बहुत कम किए। एक समय पे अपनी पार्टी में नीना पी नायक जैसे लोगों को लोकसभा की टिकट दी, जो निर्भया के हत्यारे, मोस्ट ब्रूटल रेपिस्ट अफरोज की सजा कम कराने के लिए उसको सपोर्ट करती हैं और उसके लिए लड़ाई लड़ती हैं। अफरोज के ब्रूटल असॉल्ट के कारण निर्भया की मृत्यु हो गई। अरविंद केजरीवाल ने निर्भया के बलात्कारी और हत्यारे को बचाने वाले को लोकसभा की टिकट देकर उसे न्याय दिया था, है ना? ये वही केजरीवाल हैं जो अपने बच्चों की शपथ लेते हैं कि वो कभी भी बीजेपी और कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। How would you assess the post-poll scenario in the case of a hung assembly and especially tying up with the Congress party? संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। वही मफलर मैन जिसका कहना था कि अगर उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिली तो वो विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार नहीं बनाएंगे। वही इंसान सन 2019 में कांग्रेस को गठबंधन के लिए मनाने की कोशिश करता है। फिर सन 2024 में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस आप अलायंस देखने को मिलता है। दिल्ली के सीएम का एक समय पर कहना था कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का सपोर्ट लेकर करप्शन नहीं मिटा सकती। आज वो उन्हीं के साथ अलायंस में खड़े हैं। इंसान वही है, बस सोच नहीं है, क्योंकि पैसा और पावर ऐसी चीज है जो इंसान से दुनिया का हर काम करवा सकती है। इंडिया में 6 नेशनल पार्टीज हैं और वो है आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी। इन पार्टीज की अपनी आइडियोलॉजी है। इलेक्शंस के लिए पैसा कहां से आता है ये समझना मुश्किल है, लेकिन ये सवाल सिर्फ एक पार्टी से ही नहीं बल्कि 6 नेशनल पार्टीज और 57 स्टेट पार्टीज से भी पूछना जरूरी है। हम किसी चोर से अपना पैसा बचाने के लिए उससे बड़े चोर को तो अपना पैसा देंगे नहीं। ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस कभी सत्ता में रही नहीं या हमने कांग्रेस का शासन देखा नहीं। उनके कार्यकाल में हमने आर्टिकल 25, 28 और 30 देखा। HRCE एक्ट 1951 को लागू करके सभी मंदिरों और मंदिरों का पैसा हिंदुओं से छीनते हुए देखा। 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट लाया गया
ताकि मुस्लिम लड़के आसानी से हिंदू लड़कियों से शादी कर सकें। 1975 में इमरजेंसी लगाई गई, जबरदस्ती कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म शब्द को जोड़ा, लेकिन कांग्रेस यही नहीं रुकी। 1991 में उन्होंने हिंदुओं को उनके मंदिर कानूनी तरीके से वापस लेने से रोक दिया और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के जरिए 40,000 मंदिर छीन लिए। 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट लाया गया और हिंदुओं के अलावा सबको माइनॉरिटी घोषित कर दिया, लेकिन सेक्युलर कंट्री में माइनॉरिटी मेजॉरिटी तो हो ही नहीं सकता। 1995 में वक्फ एक्ट के जरिए किसी भी हिंदू की जमीन को बिना प्रूफ के छीनने का अधिकार दिया। सन 2007 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु एफिडेविट में श्री राम के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस धीरे धीरे चतुराई से हिंदुओं को अंदर से खोखला करते रहे, एक एक करके सारे अधिकारों को छीनते रहे। और हंसने वाली बात तो ये है कि हमें इन सब का पता ही नहीं चला। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसकी विचारधारा रही है कि कुर्सी मिले तो देश को लूट डालो, ना मिले तो हिंदुओं में फूट डालो। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अगर अभी ये पावर में होते तो नोटबंदी, जीएसटी और कई बड़े फैसले लागू नहीं हो पाते। उरी और पुलवामा अटैक का कोई जवाब नहीं होता, बस मीडिया डिबेट होती। भारत में सबसे ज्यादा कोविड केसेस होते, राम मंदिर का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होता। ये लोग CAA और NRC कभी लागू नहीं होने देते, कभी नहीं। इजराइल के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। और हाँ, ध्रुव राठी को उनकी कड़ी मेहनत के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया जाता। आपने ये तो सुन लिया कि मोदी एक डिक्टेटर हैं, लेकिन मैं आज आपको बताती हूँ कि क्यों मोदी एक डिक्टेटर नहीं है। वास्तव में अपनी पार्टी के निर्विवाद नेता होने और लगातार 2 बार लोकसभा में जीत हासिल करने के बावजूद कई मौकों पर प्रधानमंत्री ने समझौता किया है। वे कभी भी दबाव डालने वालों में से नहीं रहे हैं। नंबर 1, रोहिणी कमीशन। अक्टूबर सन 2017 में OBCs के सब कैटेगरीज का पता लगाने के लिए अधिसूचना के माध्यम से द कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस को स्टैब्लिश किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस G रोहिणी को इसका चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया। रोहिणी कमीशन ने अगस्त सन 2023 में प्रेसिडेंट को अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट की, जो OBC क्लासिफिकेशन की कॉम्प्लेक्सिटीज को एड्रेस करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को फाइनल करने से पहले 13 एक्सटेंशंस की मांग की और उसकी रिपोर्ट पर सरकार की इनएक्टिविटी से संकेत मिलता है कि OBC को सब कैटेगरी में बांटना मोदी सरकार के लिए कॉम्प्लेक्स टास्क साबित हो रहा है। ये हेजिटेशन डिक्टेटरशिप पर सवाल उठाती है। नंबर 2, फार्म लॉज। सन 2020 में मोदी सरकार ने 3 फार्म लॉज के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधार करने की कोशिश की। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट एंड द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। कानूनों को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज APMC से परे और स्टेट टैक्स के बिना डायरेक्ट फार्मर सेल्स की सुविधा प्रदान करने, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अनुमति देने, कुछ वस्तुओं के व्यापार को डीरेगुलेट करने, इमरजेंसीज को छोड़कर और ट्रेड फ्रीडम और फार्मर ऑटोनॉमी को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि किसानों ने ये कहते हुए विरोध किया कि नए कानूनों का उद्देश्य APMC के बाहर व्यापार को आसान बनाना है, जो मंडियों से सरकारी खरीद को कम कर देगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP सिस्टम को इररिलेवेंट बना देगा और उनकी सुनिश्चित आय यानी अश्योर्ड इनकम को अनस्टेबल कर देगा। मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जमींदार किसानों ने नई दिल्ली की ओर जाने वाली सड़कों को ब्लॉक करके प्रोटेस्ट किया। नंबर 3, राम मंदिर कंस्ट्रक्शन। हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन पर मोदी की छाप नहीं है। सरकार ने निर्माण कार्य आगे बढ़ाने से पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार किया। ये मथुरा और वाराणसी में मंदिर बनाने के लिए कोर्ट के आदेशों का भी इंतजार कर रहे हैं। ये दृष्टिकोण अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के भाजपा से प्रस्थान का प्रतीक है, जिसके दौरान पार्टी के टॉप लीडर्स की उपस्थिति में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था। इससे पता लगता है मोदी के लीडरशिप में भाजपा कई अधिक कानून का पालन करने वाली है और अगर वो डिक्टेटर होते तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का इंतजार नहीं करना पड़ता। नंबर 4, वुमेन्स रिजर्वेशन। इस एक्ट का उद्देश्य महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें रिजर्व करना है। हालांकि इसका इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट सेंसस और उसके बाद सीट एलोकेशन के लिए डिलिमिटेशन पर डिपेंडेंट है। सरकार इस मुद्दे के कंट्रोवर्शियल नेचर को पहचानती है
और समझती है कि आम सहमति बनाने की प्रक्रिया लेजिस्लेचर के थ्रू बिल के पास होने के बाद भी रहनी चाहिए। नंबर 5, लैंड एक्विजिशन। मोदी सरकार ने उद्योगों के लिए लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को सरल बनाने के लिए सन 2015 में राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अमेंडमेंट बिल को पेश किया। हालांकि राजनीतिक सहयोगियों और कॉम्पिटिटर्स दोनों के महत्वपूर्ण विरोध के साथ साथ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोटेस्ट का सामना करने के बाद सरकार ने बिल में इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स को वापस लेने का फैसला किया। इन अमेंडमेंट्स में कंसेंट और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट सेक्शन को हटाना शामिल था, जो सन 2013 के कानून का हिस्सा थे और उद्योग के लिए भूमि अधिग्रहण यानी लैंड एक्विजिशन को कठिन बनाते थे। लोकसभा में पास होने से पहले बिल में 9 अमेंडमेंट्स बनाए गए थे। ये मोदी के लिए एक बड़ा सेटबैक था, जिन्होंने तब से इन परिवर्तनों को फिर से लागू करने का प्रयास नहीं किया है। भारत में इंडस्ट्रियल लैंड एक्विजिशन एक स्लो प्रोसेस बना हुआ है, क्योंकि मोदी सरकार ने आम सहमति को प्रायोरिटी दी है। नंबर 6, यूनिफॉर्म सिविल कोड। भाजपा के घोषणा पत्र में लंबे समय से शामिल होने के बावजूद मोदी सरकार ने कभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया है। ये अनिच्छा ओपोजिशन की आशंकाओं से उत्पन्न होती है, जिससे ये मुद्दा इतना कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि इसे संभालना मुश्किल हो जाता है। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में यूसीसी को लागू करने के लिए एक बिल पास किया है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि केंद्र सरकार राष्ट्रव्यापी कानून लाने से पहले जनता की भावना और पोटेंशियल रेजिस्टेंस का आकलन कर सकती है। एक डेमोक्रेटिक अप्रोच है ना। नंबर 7, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उन व्यक्तियों की सहायता के लिए 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में बदलाव किया और सन 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया, जो अपनी होम कंट्री से धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत चले आए थे। पहले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बिना इंडिया में एंटर हुए थे या डॉक्यूमेंटेशन की एक्सपायरी के बाद भारत में रहते थे, उन्हें इनलीगल माना जाता था और उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। CAA का उद्देश्य 31 दिसंबर सन 2014 तक या उससे पहले आने वाले व्यक्तियों के लिए प्रोसेस को इजी बनाना है, जिससे उन्हें ज्यादा लिबरल रूल्स के तहत नागरिक बनने की अनुमति मिल सके। इस अमेंडमेंट का मतलब है कि उन्हें अब इनलीगल नहीं माना जाएगा और अब वे भारत में स्थायी रूप से निवास कर सकते हैं, यानी परमानेंटली रह सकते हैं। हालांकि बिल पार्लियामेंट द्वारा पास कर दिया गया था और भारत के राजपत्र में पब्लिश कर दिया गया था। सरकार ने शायद व्यापक गुस्से और विरोध के मद्देनजर अभी तक नेसेसरी रूल्स नहीं बनाए हैं। परिणाम स्वरूप अभी तक किसी को भी अमेंडमेंट एक्ट के तहत नागरिकता नहीं दी गई है। 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया को कहा जाता है, पर्सनलाइज्ड ओपिनियंस को नहीं। पर अगर फिर भी आपको देश की जनता को अपना पर्सनलाइज्ड ओपिनियन देना है तो लिकर स्कैम, संदेश खाली वायलेंस, TMC बैलेट बॉक्स इलेक्शन स्कैम, खालिस्तानी डोनेशन टू आप, करप्शन अंडर कांग्रेस, द इस्लामिजेशन ऑफ हिंदू वुमेन, ये भी कवर करना जरूरी है। डेवलपमेंट की बात करें तो स्टार्टअप्स, मोबाइल प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इकोनॉमी, हाईवेज, एयरपोर्ट्स और बहुत कुछ। किसी भी पार्टी के कार्यकाल में इतना विकास नहीं हुआ, लेकिन ये सवाल उठता है कि अगर हर पार्टी स्कैम कर रही है तो एक ही को टारगेट क्यों?